बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अरिथमेटिक सीक्वेंसेस, रियाजी के सिलसिले, इसे हम उर्दू में ये कहेंगे कि रियाजी के सिलसिले। और यहाँ पर अरिथमेटिक से मुराद ऐसे सारे रियाजी के सिलसिले हैं जो प्लस और माइनस करने से हमें मिलते हैं। मतलब एक नंबर को आप प्लस करते जाओ या एक नंबर को माइनस करते जाओ, तो इस तरह से हमें जो सिलसिले मिलेंगे वो सारे अरिथमेटिक सीक्वेंसेस होंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक आर नॉट। तो हमने ये देखने हैं कि ये वाले जो सिलसिले दिए हुए हैं उन्होंने हमें सीक्वेंसेस दिए हुए हैं कि ये अरिथमेटिक हैं भी या नहीं हैं। तो ये पहला मैंने नंबर 1 उतारा 7, 10, 13, 16। तो इसमें देखें 7 में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो 10 आता है। तो उसके बाद 10 में फिर 3 प्लस करें तो 13 आता है। तो इस 13 में फिर से 3 प्लस करें तो 16 आता है। तो 16 में फिर से 3 प्लस करें 19 आता है। 19 में फिर से 3 प्लस करें तो 21 आता है। मतलब ये कि हर बार हमें 3 प्लस करना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस बनता चला जा रहा है। पहले 7 था तो फिर 10 बना, तो इस तरह 7, 10, 13, 16, 19, 21, 24 ऐसे हमारा जो ये सीक्वेंस है ना वो चलता चला जाता है आगे आगे, जैसे जैसे हम उसमें 3 प्लस करते चले जाते हैं। तो इस तरह से हमें सीक्वेंस की समझ लग चुकी है। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि हर बार 3 प्लस करने से आगे आगे वाला आंसर आता चला जाता है। तो लिहाजा हम इसे कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है ना अरिथमेटिक है, यानी कि प्लस करने से हासिल हो जाता है। तो लिहाजा यस बोलेंगे इसको, इट इज़ अरिथमेटिक। और उसके बाद आपने कॉमन डिफरेंस इसमें ढूंढना है कि कॉमन डिफरेंस क्या आता है। तो आपने किसी भी दो को ले लेना है इनमें से, बड़े को पहले ले लो और छोटे को बाद में। तो ये वाला बड़ा ये छोटा है, तो आपने उसे डिफरेंस यानी कि डी निकाल लेना है। तो माइनस करके डी निकलता है। तो यह डी इज़ इक्वल टू 10 - 7। पहले बड़े को लिया फिर छोटे को -7 किया तो आंसर 3 आया। फिर आगे 13 - 10 करोगे, 13 - 10 करोगे तो फिर भी 3 आएगा। 16 - 13 करोगे तो फिर भी 3 आएगा। तो हर दो में से दो को जब ले लेते हो उसमें से बड़े में से छोटे को माइनस करते हो तो हमेशा हमारे पास जो डिफरेंस है वो 3 ही आता चला जाता है। तो डिफरेंस देखें मैंने जितने भी निकाले हैं, इधर जो मैंने सिलसिले निकाले थे सारे, उन सबको जब मैंने सीक्वेंसेस को डिफरेंस उनका फाइंड किया, बड़े में छोटे को माइनस किया तो हमेशा 3 आंसर आया। तो ये बात साबित करती है कि उनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है ना हमेशा वो 3 ही आता है। और इसी तरह से आगे आगे चलते चले जाने हैं। तो अब सम नंबर 2 देखते हैं। सम नंबर 2 के अंदर हमें वो बता रहा है कि 3 है, -2 है, -7 है और -12 है, और इसी तरह से आगे ये सिलसिला चल रहा है। तो क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों तरह के नंबर्स दिए हुए हैं, इसलिए इनको देखने के लिए हमें नंबर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो नंबर लाइन कैसे ड्रा करते हैं? तो नंबर लाइन में 0 होता है। 0 से फिर इस तरफ को आप लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ -1, -2, -3, -4 माइनस में सारे नंबर बढ़ते चले जाते हैं। और 0 से राइट हैंड साइड की तरफ 1, 2 यानी कि प्लस में नंबर बढ़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पर उसने पहले 3 हमें बताया है, तो मैंने ये 3 को एरो लगाकर शो कर दिया कि पहला नंबर 3 है। उसके बाद उसने -2 बताया हुआ है, तो मैंने फिर इसमें से -2 ढूंढा और उस पर एरो लगा दिया, ये -2 है। फिर उसने 7 बताया तो मैंने इसके अंदर से 7 ढूंढा और उस पर एरो लगा दिया। तो इस तरह से आगे भी हम जा सकते हैं, तो हमें ऐसे इनके नंबर्स मिल जाएंगे इस तरफ आगे जाते जाते। अब देखो कि इनमें फ़र्क कितना आ रहा है, कितने यूनिट का फ़र्क आता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट का फ़र्क आता है। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 यूनिट ये लिख दिए। तो इधर से देखो आप 1, 2, 3, 4, 5, तो इधर भी 5 यूनिट का फ़र्क आ रहा है, तो ये मैंने 5 यूनिट लिख दिया है। इसका मतलब है 5 का फ़र्क आने से अगला नंबर हासिल हो रहा है। इसमें और इसमें 5 यूनिट का फ़र्क है, इधर से भी 5 यूनिट का फ़र्क है, आगे भी फिर 5 यूनिट का, हर बार 5 यूनिट का ही डिफरेंस आ रहा है। तो लिहाजा ये भी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस हुआ। तो इसका ए आंसर जो है वो यस है, इट इज़ अरिथमेटिक है। अब मैंने यहाँ पर सीक्वेंस भी निकाल कर दिखाया है नंबर लाइन के अलावा। नंबर लाइन की हेल्प से समझने में मदद मिलती है।
इस वजह से नंबर लाइन भी बना दिया है। तो अगर हम प्लस का 3 लेते हैं, जो पहला हमारा प्लस का 3 है, और -5 करते हैं तो आंसर -2 आता है, यानी कि ये वाला हमारे पास -2 आ जाता है। फिर दोबारा आप इस -2 को हमने यहाँ पर रखा और दोबारा -5 फिर से लिया, जी ऊपर -5 था तो दोबारा -5 ही लेना है। तो क्योंकि 5 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, ये देखें ना 5 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो -5 ही लेंगे। तो -2 और -5 -7 आ जाता है, जो कि अगला नंबर है। तो इसके बाद फिर -7 को आप इधर रखो, फिर -5 लो, तो टोटल क्योंकि सेम साइन है प्लस करेंगे तो अब -12 आ जाता है। तो इस तरह देखेंगे -12 आ गया। अब आगे फिर से आपने -12 में -5 ऐड करना है तो -17 आ जाता है। फिर -17 में -5 ऐड करना है तो -22 आ जाता है। -22 में फिर -5 ऐड करेंगे तो -27 आ जाता है। तो ऐसे ही ये सिलसिला आगे आगे चलता चला जा रहा है, एंड सो ऑन इसे कह देंगे कि ऐसे ही ये सिलसिला चलता जाता है। तो अब इसका कॉमन डिफरेंस हमने ढूंढना है। कॉमन डिफरेंस ढूंढने के लिए आप d = करोगे -2 फिर 3, क्योंकि 3 हमारा इसके अंदर पॉजिटिव नंबर था तो उसको मैंने ब्रैकेट में पॉजिटिव नंबर को लिख दिया है। तो पहले -2 लिखा, फिर ये जो 3 है वो डिफरेंस करने के लिए उसको माइनस लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया। तो अब -2 और -3 टोटल मिलकर -5 आते हैं। -5 डिफरेंस आता है, वो इधर भी वही शो हो रहा है। उसके बाद फिर अगला -5, अगला नंबर जो है हमारा -7 है। तो -7 में से हमने माइनस करना है माइनस वाला 2। तो माइनस वाला जब 2 माइनस करेंगे तो ये दोनों माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो लिहाजा ये +2 बन जाएगा। तो -7 में से जब +2 आप निकालोगे तो आंसर -5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये -5 हमारे पास आ गया। अब फिर -12 अगला हमने बड़ा नंबर ले लिया और उसमें से माइनस वाला 7 निकालना है। तो माइनस वाला 7 जब निकालेंगे तो ये फिर माइनस और माइनस मिलकर प्लस बना देंगे, प्लस का 7 आ जाएगा। तो -12 में से प्लस का 7 निकालते हैं तो फिर -5 आता है। तो हर बार देखो डिफरेंस सेम ही आता है, -5 ही डिफरेंस हर बार आता चला जाना है। तो लिहाजा इनका कॉमन डिफरेंस यानी कि एक जैसा जो इनका फ़र्क है, डिफरेंस है, वो -5 ही है। अब देखें अगला सवाल है 1 4 9 15। तो इसका सीक्वेंस क्या बनता है कि 1 में अगर 3 प्लस करें तो 4 आता है, फिर 4 में अगर 5 प्लस करें तो 9 आता है, और फिर इस 9 में 6 प्लस करें तो 15 आता है। पहले 3 प्लस करना पड़ा, फिर 5 प्लस करना पड़ा, फिर 6 प्लस करना पड़ रहा है। तो डिफरेंट डिजिट हमें ना प्लस करने पड़ रहे हैं, एक ही तरह के डिजिट नहीं प्लस करने किए जा रहे। तो जब एक ही तरह के डिजिट प्लस नहीं हो रहे, सेम नंबर प्लस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये कोई तरतीब तो ना हुई, कोई प्रॉपर तरीके से तो काम नहीं ना चल रहा। लिहाजा प्रॉपर तरीके से जब नहीं चल रहा तो इस तरह से ये जो 4 9 15 है वो मुख्तलिफ तरह से हमें मिल रहा है। तो इस वजह से हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट अरिथमेटिक, तो लिहाजा ये अरिथमेटिक नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 4। इसके अंदर देखें 5 5 5, हर बार एक ही नंबर आई जा रहा है, लेकिन ये एक नंबर कैसे आ रहा है, हर बार 0 प्लस करना पड़ रहा है। 5 में 0 प्लस किया तो 5, फिर 5 में 0 प्लस किया तो 5, 5 में 0 प्लस किया तो 5, मतलब सेम नंबर या सेम डिजिट ही ऐड हो रहा है। तो यही सीक्वेंस की एक प्रॉपर्टी है कि उसमें सेम डिजिट ऐड होगा तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। तो सेम डिजिट ऐड हो रहा है, इसलिए हमें इसे यस कहेंगे कि हाँ ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और इसका डिफरेंस क्या निकलता है, आप एक में से दूसरे को माइनस करोगे, 5 - 5 किया तो 0, तो लिहाजा डिफरेंस जो है वो 0 आता है। हर बार 5 - 5 करोगे तो आंसर 0 ही आना है। तो लिहाजा कॉमन डिफरेंस क्या निकला, 0। तो यूँ हमारा सम सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस बनता है कि नहीं बनता, अरिथमेटिक सीक्वेंस कौन सा बनता है। आपने ये बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस कौन सा बनता है। तो ये उन्होंने जो हमें एक जनरल फार्मूला दिया हुआ है, एक सीक्वेंस के लिए एक जनरल सा फार्मूला उसने दिया हुआ है। तो हमने इस जनरल अरिथमेटिक फार्मूले को यूज़ करते हुए सीक्वेंस ढूंढ कर दिखाना कि इससे कौन सा सीक्वेंस मिलता है। तो पहले आप ऐसे करो कि n = 1 ले लो। n नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें काउंटिंग नंबर कहा जाता है, गिनने जाने वाले नंबर 1 2 3 4 5 वगैरह, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमने n1 ले लिया, पहला नेचुरल नंबर हमने ले लिया, और इसके अंदर हमने a
n की जगह पर हमने 1 लिख दिया तो a 1 बन जाएगा। और इधर हमारा ये 4 था तो 4 का 4 ही रहेगा, इस n की जगह पर फिर 1 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आएगा, माइनस का 3 लिखेंगे, 4 में से माइनस का 3 निकाला तो आंसर 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा पहला आंसर 1 आ चुका है। जब हमने n 1 लिया था तो आंसर भी 1 आया है। अब n हम 2 ले रहे हैं, n इज इक्वल टू 2, तो अब दोबारा हमने वही जनरल फार्मूला उसका लिख लेना है, ए एन इज इक्वल टू 4n-3। सेम वही जो फार्मूला पहले लिखा है वही फार्मूला हमने बार बार लिखते जाना है और नंबर ढूंढते जाना है। तो अब n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब n की जगह पर तो n की जगह पर हम 2 लिख देंगे और 4 मल्टीप्लाई भी 2 ही होगा, तो 4 2 8 आ जाता है, माइनस जब 3 इसमें से करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये 5 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट में ए एन इज इक्वल टू 4n-3, फिर से दोबारा आपने जनरल फार्मूला लिखा और n अब 3 पुट करेंगे। तो n जब 3 पुट किया यहाँ पर तो a 3 बन गया और इधर से 4 के बाद n 3 ब्रैकेट के अंदर उसका 3 वैल्यू आ गई और -3 आ गया। अब 4 3 12, 12 में से माइनस का 3 निकालें तो 9 आ जाता है। तो जब a 3 होता है तो तब हमारे पास 9 आंसर आता है, सीक्वेंस का नंबर 9 आ जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब a n-4 ए एन इज इक्वल टू 4n-3, दोबारा हमने जनरल फार्मूला लिखा और n को अब 4, n इज इक्वल टू 4 है। अब तो n की वैल्यू अब 4 पुट करनी है तो a 4 बन जाएगा, n की जगह पर 4 आकर 4 × 4, n की जगह पर फिर 4 आ गया, 4 4 16 हुआ, -3 किया तो 13 आ गया। अब ए एन इज इक्वल टू 4n-3, इसके पाँचवें के लिए n की वैल्यू 5 पुट करके देखा तो तब फिर क्या आएगा कि 4 का 4 वैसे ही आएगा, n की जगह 5 पुट करेंगे, 4 5 20, -3 करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सीक्वेंस चलता चला जाता है। अब आप जितनी मर्जी वैल्यू ढूंढना चाहो ढूंढ लो तो हम निकाल सकते हैं। तो सो द सीक्वेंस इज, लिहाजा सीक्वेंस हमारा क्या बना, तो जो भी हमने वैल्यू सारी ढूंढी थी वो लिख दी। पहली दफ़ा 1 आया था, फिर 5 आया, फिर 9 आया, फिर 13 आया, ये वाला जो 13 है, फिर 17 आया और हमें पता चल गया कि हर बार 4 4 प्लस होता चला जा रहा है। तो 13 में 4 प्लस किया तो 17 आया, 1 में 4 प्लस किया तो 5 आया, 5 में 4 प्लस किया तो 9 आया, 17 में 4 प्लस किया तो 21 आएगा, फिर 21 में 4 प्लस करेंगे 25 आएगा, 25 में 4 प्लस करेंगे 29 आएगा। तो इसी तरह से हमें पता चल गया अब कि 4 प्लस होता चला जा रहा है। तो आप जितना मर्जी लंबा सिलसिला या सीक्वेंस आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखें इसका 2 पार्ट। तो इसके 2 पार्ट में उसने हमें कहा है कि आपके पास जो जनरल फार्मूला है अब वो ए एन इज इक्वल टू 2n-5 है। तो वही n इज इक्वल टू 1 आप पुट करो, पहले 1 पुट करेंगे तो a 1 बन जाएगा, n की जगह 1 आकर 2 मल्टीप्लाई बाय n की जगह 1 आ गया, -5, तो 2 1 2 आएगा, -5 आएगा, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे तो 5 में से हमें 2 निकालना होगा, 3 आंसर आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, 5 बड़ा है माइनस वाला, तो इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। तो पहला हमारे पास a1 का आंसर -3 आ गया। अब अगला आंसर ढूंढते हैं, ए एन इज इक्वल टू 2n-5, दोबारा सिलसिला लिखा, जनरल फार्मूला लिखा और अब की बार n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो n की जगह 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखा और इधर भी 2 लिखा, तो 2 2 4 हुआ, 4 -5 बन गया। जब डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, 5 में से 4 निकाला तो आंसर हमारे पास 1 आया। अब माइनस वाला क्योंकि बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि दोबारा हमने जनरल फार्मूला लिखना है और n की वैल्यू अब 3 पुट कर देनी है। तो n की जगह 3 लिख देंगे और इधर भी n की जगह 3 लिख देंगे, 2 3 6 बन जाएगा, -5 और 6 में से 5 निकाला तो 1 आया। अब क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो इसलिए कोई साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस का साइन नहीं लगाया जाता। अब अगला ये है, a की वैल्यू a3 की आंसर जो है 1 आ चुका है। अब ए एन इज इक्वल टू 2n-5, दोबारा जनरल फार्मूला लिखेंगे और अब n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे या n की जगह 4 लिखेंगे तो a4 बन जाएगा और 2 × 4 आ जाएगा, -5, 2 4 8 आ जाएगा। जब ये 8 हमारे पास आया तो इसमें से माइनस का 5 निकालना पड़ेगा, तो लिहाजा a4 का आंसर 3 बन जाएगा क्योंकि 8 5 प्लस वाला बढ़ा तो इसलिए 3 प्लस का ही आएगा। अब सीक्वेंस लिख दो, सीक्वेंस के पहला -3 निकला, फिर -1 निकला, फिर 1 निकला, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर
जब ये 3 हमारे पास आ गया, यहाँ तक हम पहुँच गए, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कितना फ़र्क आ रहा है कि 1 में 2 प्लस करें तो 3 आता है, इधर -1 में भी 2 प्लस करोगे तो प्लस का 1 आ जाना है। तो ये नंबर लाइन से पता चलना है आपको ज़्यादा। 1 में 2 प्लस करो 3 आता है, 3 में 2 प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 2 प्लस करो तो 7 आएगा, 7 में 2 प्लस करो तो 9 आएगा। तो इधर से हमें पता चल जाता है। अब आगे आगे हम सारे खुद भी लिख सकते हैं बगैर जनरल फार्मूला यूज़ किए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें देखें कि ए एन इज इक्वल टू एन प्लस 2 है, तो आप एन की वैल्यू पहले 1 रखो, तो 1 रखें तो ए 1 बन जाएगा, और एन की जगह 1, 1 में 2 प्लस किया तो 3 आ गया, फिर ए एन, फिर एन की जगह पर आप 2 पुट कर दो, ये वाला 2 लाकर, तो एन में 2 प्लस करेंगे तो एन की जगह 2 प्लस किया तो 2 + 2 4 आ जाएगा, और फिर दोबारा इसमें एन की जगह पर आप अब 3 पुट कर दो, जब 3 पुट करोगे तो एन की जगह पर 3 आ जाएगा, और 3 और 2 5 आ जाएगा। तो देखें 3 4 5 तरतीब से ही आते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आराम से सीक्वेंस लिख दो 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमें आराम से इसका सीक्वेंस मिल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सम के अंदर बता रहा है कि ए एन इज इक्वल टू 3n-1 इसका जनरल फार्मूला है, तो आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी n की जगह 1 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3 में से 1 निकाला तो 2 आया, तो पहला हमारे पास A1 का आंसर 2 आया है। अब ए एन दोबारा लिखो 3n-1, अब n की जगह 2 पुट कर दो, तो जहाँ 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 में से जहाँ 2 पुट किया तो 6 आया, 6 में से 1 निकाला तो आंसर क्या आया 5, तो लिहाजा 5 आया। पहला हमारे पास 2 आया था, फिर 5 आया था, इसका मतलब है 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो आगे पे दोबारा आप n की वैल्यू 3 पुट कर लो, 3 पुट करके फिर से आप निकालो इसका जवाब, तो एक 3 आ जाएगा, और n की जगह 3 पुट किया तो 3 3 ज़ा 9 बन जाएगा। 9 में से जब 1 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 8 आएगा। तो अब हमें पता चल गया कि क्या सिलसिला हमारा बन सकता है, सीक्वेंस क्या बन सकता है। तो सीक्वेंस लिख लो 2 5 8, हर बार 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 में 3 प्लस करें 5, 5 में 3 प्लस करें 8, 8 में 3 प्लस करें 11, 11 में 3 प्लस करें 14, 14 में 3 प्लस करें 17, ऐसे ऐसे हमारा चलता चला जाएगा, और हमें कन्फर्म हो गया कि यही सीक्वेंस बनता है। अब इसमें देखें फाइंड जनरल टर्म, हमने जनरल टर्म बनाकर दिखानी है, मतलब ये कि हमने फार्मूला बनाकर दिखाना है। तो 6 13 20 27 ये उसने हमें सीक्वेंस दिया है, आप इससे फार्मूला बनाओगे, फार्मूला फॉर जनरल टर्म। जनरल टर्म के लिए आपको फार्मूला ढूंढना पड़ेगा कि क्या फार्मूला इसके लिए बन सकता है। तो ये एक जनरल फार्मूला है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, ये वहाँ से भी आप ले सकते हैं, इधर से भी याद कर सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, ये एक जनरल फार्मूला है जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए ये इस्तेमाल होता है इस एक्सरसाइज के लिए, तो आपने इसको यूज़ करना है। तो इसमें A1 क्या है, वो पहली रकम है, ये पहली रकम जो है 6 है, उसे A1 बोलते हैं। और दूसरा आप इसके अंदर डिफरेंस डी दिया हुआ है, तो डिफरेंस क्या होता है कि बड़ी में से छोटी को माइनस करना होता है। तो 13 में से 6 को निकालेंगे तो आंसर 6, 13 में से 6 को निकाला तो आंसर 7 आया। दोबारा आप इसमें से भी निकाल कर चेक कर लो, 20 में से 13 को निकाला तो फिर से 7 आया। तो आपने डिफरेंस को 2 बार ज़रूर करके देखना है ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि आपका सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक है भी कि नहीं, यानी कि वो प्लस माइनस करने से आता भी है या नहीं। तो हर बार 7 ही डिफरेंस आ रहा है। तो A1 हमें 6 मिल गया, डिफरेंस हमें 7 मिल गया। अब आप A1 की जगह पर 6 पुट कर दोगे, n-1 को ऐसे ही लिख दोगे, और d की जगह पर आप 7 लिख दोगे। तो वैल्यू ये पुट कर दी जो हमने वैल्यू निकाली थी। तो अब आप इनको करो कि ऐसा करो कि ये जो 6 है इसको जो ये जो 7 है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये ब्रैकेट ये कह रही है कि इस 7 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 7 को n से मल्टीप्लाई किया 7n आया, 7 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -7 बन जाएगा। अब ये 6 और 7 एक जैसे हैं क्योंकि इनके साथ n नहीं है, इस वजह से 6 और 7 को एक साथ लिख दो। तो -7 प्लस का 6 मैंने इधर लिख दिया, और 7n यानी कि प्लस का 7n यहाँ पर लिख दिया। तो ये डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे कि -7 है, प्लस का 6 है, तो मुख्तलिफ साइन हुए, मुख्तलिफ साइन को माइनस किया जाता है। 7 में से 6 निकालेंगे तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन भी लगेगा, -1 का 1 आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा AN इज इक्वल टू 7n-1, ये हमारे पास एक जनरल टर्म आ चुकी है, जनरल फार्मूला हमारा बनकर आ गया। हम इसके ज़रिए से जितनी मर्जी रकमें मालूम करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें उसने 5 7 9 11 ये एक सीक्वेंस दिया है। तो इस सीक्वेंस के अंदर से पहले आप A1 ढूंढो, तो पहली रकम A1 होती है, फिर आपने डिफरेंस ढूंढना है, तो आपने बड़ी में से छोटी को माइनस करना है। 7 में से 5 को माइनस किया तो आंसर 2 आया, तो डिफरेंस हमें मिल गया।
फिर 9 में से 7 को भी निकाल कर देख लो तो तब भी आंसर 2 ही आता है। डिफरेंस फिर भी 9 माइनस 7 करें तो आंसर 2 ही आता है। तो लिहाजा डिफरेंस हमें 2 मिल गया और A1 की वैल्यू हमें 5 मिल गई। ये हमने पुट कर दी और n-1 को सेम लिखा, इधर भी ये सेम लिखा, इसको सेम उतार लो और 5 भी सेम उतार लो। जब 2 है वो n से भी और -1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2n-2 बन जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ ब्रैकेट कह रही है मल्टीप्लाई करें, इस वजह से हमने दोनों से किया। अब ये 5 यहाँ पर रख लिया, -2 में इधर ले आया हूँ और 2n यहाँ पर लिख दिया। तो लिहाजा 5 में से 2 निकालोगे तो आंसर 3 आएगा। यहाँ पर 3 आ गया और 2n आ गया। अब इसको सीधा करके लिख दो। अब an इज इक्वल टू 2n प्लस 3, ऐसे आपने इसको an इज इक्वल टू 2n प्लस 3, ये 3 यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये एक जनरल टर्म मिल गई हमें। तो इसके ज़रिए से हम सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट सम में हमें ये बता रहा है कि 4, 9, 14, 19 ये एक सीक्वेंस है। तो इसमें पहला जो है A1 वो 4 आ गया। फिर डिफरेंस ढूंढना है तो 9 में से 4 निकाल दो, 9 में से 4 निकालें तो 5 आता है। और फिर 14 में से भी 9 निकाल कर दोबारा डिफरेंस देख लो, 14 माइनस 9 करेंगे तो फिर से 5 आ जाता है। हर बार डिफरेंस 5 ही आ रहा है। अब हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो A1 की जगह पर 4 आ गया, ये वाला 4 हमने ला कर लिख दिया। n-1 वैसे ही लिखेंगे और डिफरेंस D की जगह पर आपको 5 पुट करना होगा, तो ये 5 पुट कर दिया D की जगह पर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 5n जब 5 जब n से मल्टीप्लाई होगा 5n बन जाएगा और 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5 आंसर आ जाएगा। अब इनको आप इकट्ठा कर लो, जो सेम तरह के हैं वो इकट्ठे कर लें तो 5n तो अलहदा हो जाएगा, जबकि 4 और 5 ये एक तरह के डिजिट हैं, इनके साथ n नहीं है। इनको इकट्ठा कर लोगे, माइनस का 5 प्लस का 4, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 5 में से 4 निकाला, आंसर 1 आएगा। और क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा। 5n-1 हमारे पास an के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारी जनरल टर्म बन जाएगी an इज इक्वल टू 5n-1। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो इसमें 2, 12 और 22 दिया हुआ है, जो कि एक सीक्वेंस है। तो हमें इसके में पहली रकम A2 A1 जो है वो हमने ये ढूंढ ली और दूसरी 12 में से 2 माइनस किया तो डिफरेंस हमारे पास आ गया। इसी तरह 22 में से भी आप 12 निकाल कर देख लो तो उससे भी 22 माइनस 12 करते हैं तो फिर भी डिफरेंस 10 ही आता है। तो हमें अब कन्फर्म हो गया। अब आप an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, जब हमने फार्मूला लगाया और डी की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी और A1 की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, तो इस तरह से ये वैल्यू पुट हो गई। अब 10 को आप n से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 10n आ जाएगा और 10 को जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10 आएगा। अब हम 10n को इधर लिख लो और प्लस का 2 10 के पास ले जाओ, माइनस का 10 और प्लस का 2 आ जाएगा। डिफरेंट साइन माइनस करने पड़ेंगे, 10 में से 2 निकालेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो उसका साइन आप लगा दोगे। तो यूँ हमारे पास an इज इक्वल टू 10n-8 जनरल टर्म बन गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपने सीक्वेंस की टर्म ढूंढनी है जो 91 के लिए हो। तो उसने सिलसिला में बता दिया 1, 4, 7, ये उसने एक सीक्वेंस बताया है और वो कह रहा है कि 91 के लिए कौन सी टर्म आएगी, मतलब 91 के लिए आपका कौन सा आपको इसका फार्मूला इस्तेमाल होगा, या इसकी कितने नंबर वाली इसकी रकम बनेगी, वो रकम कितने नंबर पर मौजूद होगी। तो हमने इसको हल करना है तो हमें इसका मिल जाएगा, पता चल जाएगा। सवाल को बेसिक गौर से देख लें कि 1, 4, 7 एक कितना डिफरेंस आ रहा है। 1 के बाद 3 प्लस करें तो 4 आता है, 4 में 3 प्लस करें तो 7 आता है, 7 में 3 प्लस करें तो 10 आता है। ऐसे चलते चलते हमारे पास 91 आना है। तो अब कहता है कि वो कितने नंबर ये वाले होंगे, 1, 2, 3 ऐसे ये कितने नंबर होंगे तो 91 आएगा। टोटल नंबरों को गिन कर दिखाना, तो नंबरों तो इतनी बड़ी हमें काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, फिर नंबर गिन सकते हैं। तो बेहतर यह है कि हम इसका एक जनरल टर्म बना लें, एक फार्मूला हम बना लें ताकि उससे डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो फार्मूला कैसे बनाया जाता है वो हम अभी बना लेते हैं। ये वाला जो पहला है वो A1 होता है, उसको A1 कह दिया। बाद में डिफरेंस ढूंढना है तो आपने बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। 4 - 1 किया तो 3 डिफरेंस आ गया। डिफरेंस ढूंढ लिया, दोबारा एक और को करके देख लो, 7 में से 4 निकाल कर तो फिर दोबारा भी डिफरेंस 7 - 4 आंसर 3 ही आता है। तो अब an जो है वो जहाँ तक आप जाना चाहते हो वो है 91 तक, तो an आपने 91 लिख देना है। तो 91 तक हम जाना चाह रहे हैं।
तो ये लिख दिया हमने। अब आपने जो ये हमारा फार्मूला है, जनरल फार्मूला जो अर्थमेटिक के लिए इस्तेमाल होता है, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, या फार्मूला लिख लिया जनरल। इसमें डी की वैल्यू 3 पुट कर दी, ये 3 आ गई। n माइनस 1 को सेम ही लिखोगे, A1 का आंसर 1 है तो A1 की जगह पर 1 लिख दिया। और इधर AN जो है वो 91 के बराबर है, क्योंकि 91 तक जाना था, तो AN की जगह पर 91 लिख दिया। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 3 को जब n से मल्टीप्लाई करोगे, पहले मैंने ऐसा किया कि ये जो प्लस का 1 है इधर आकर माइनस का 1 कर दिया, 91 में से 1 निकाला तो आंसर 90 आ गया। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, n माइनस 1 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ, तो दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 90 डिवाइड बाई 3 जब करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 30। तो इसका आंसर 30 आ गया। n माइनस 1 इज इक्वल टू 30 हमारे पास आया हुआ है। अब हम नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर आप ऐसे करोगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 30 आया तो माइनस का 1 इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो 30 में 1 प्लस किया तो 31 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 31 हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा। अब विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, आप ये कह रहा है कि ये हमें दिया हुआ है उसने सीक्वेंस, तो इसमें 2 के बाद 3 5 आता है, 3 प्लस हो रहा है, 5 में फिर 3 प्लस करें तो 8 आता है। तो इसी तरह प्लस करते करते 8 के बाद 11 आएगा, ज़ाहिर है 11 में फिर 3 प्लस करेंगे तो 14 आएगा। तो ऐसे ही ये सिलसिला चलता जाएगा और 62 किसी जगह पर जाकर आ जाएगा। अब वो कहता है कि 62 कितने नंबर पर आएगा, आप वो नंबर ढूंढ कर बताओ कि 62 कितना नंबर कितना उसका आएगा, वो कहाँ पर जाकर मौजूद होगा। तो हमने फिर से पहले की तरह ही करना है जैसे अभी हम हल करके हटे हैं। तो A1 इज इक्वल टू 2, पहला जो है उसको आप 2 कह दोगे, और दूसरा आपने उसका डिफरेंस ढूंढना है। डिफरेंस ढूंढने के लिए बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है, तो बड़े में से छोटे को माइनस किया तो 5 माइनस 2 आया, तो 5 माइनस 2 ने डिफरेंस 3 दिया। अब इसमें से इसको माइनस करके देख लो, 8 माइनस 5 करके देख लो, हर बड़े में से दूसरा छोटा माइनस करो तो फिर भी 3 डिफरेंस आता है, तो हर बार डिफरेंस 3 आता है। तो ये जो जनरल फार्मूला है वो चाहता था कि एक उसको D मिले और एक उसको A1 मिले, तो हमें D भी मिल चुका है, A1 भी मिल चुका है। और ये जो 62 है ये क्या होता है, 62 ये होता है जो AN होता है, तो AN को 62 को बोला जाता है। तो लिहाजा 62 को AN कह दिया और बाकी ये सारा कुछ हमने इसके अंदर से निकाल लिया। तो ये निकालने के बाद आप ये जनरल फार्मूला है हमारा, इसके अंदर आपने पुट कर देना है। तो AN की जगह 62 लिख देंगे, A1 की जगह पर 2 लिख देंगे जो कि ये हमारा 2 आया हुआ है, n माइनस 1 और D की जगह पर 3 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस हर बार 3 ही आ रहा था, तो 3 लिख दिया। अब आप क्या करो, ये जो प्लस का 2 है इधर आकर माइनस का 2 करते हैं, तो 62 में से 2 निकालें तो आंसर 60 आ जाता है। और n माइनस 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाकर इसको डिवाइड कर दो, तो 60 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 20 आ जाएगा। तो n माइनस 1 हमारे पास 20 के बराबर आया, माइनस का 1 इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो 20 प्लस 1 किया तो आंसर 21 बन गया। तो n का आंसर 21 आ गया। तो यूँ हमारे पास 21 के नंबर पर 62 आएगा। अब फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म बाय टर्म टू टर्म रूल। तो हमने अगली टर्म मालूम करनी है और टर्म टू टर्म रूल इस्तेमाल करना है। तो अब टर्म टू टर्म रूल क्या होता है उसका आपको अभी सवाल हल करते हुए पता चल जाएगा। तो 2 8 14 आपके पास उसने एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो अब इसके आगे जो रकमें मालूम करनी है वो टर्म टू टर्म रूल के ज़रिए से मालूम करनी है। वैसे तो देखें 2 में 6 प्लस करें तो 8 आता है, 8 में 6 प्लस करें तो 14 आता है, 14 में 6 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा, और इस तरह सिलसिला चलता जाएगा। हमें पता तो चल रहा है, लेकिन टर्म टू टर्म रूल आपने इस्तेमाल करना है। तो टर्म टू टर्म रूल का फार्मूला आपने पहले बनाना है। तो इस टर्म टू टर्म रूल का फार्मूला ये है, AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस D। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये टर्म टू टर्म रूल का फार्मूला है। तो इस फार्मूले को लर्न करने के बाद हम इसके ज़रिए से आगे सिलसिले फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो देखिए हमने पहले दोबारा से सीक्वेंस लिख लिया, और A1 इसका क्या है वो 2 है, जबकि डिफरेंस और A2 क्या है वो 8 है, और A3 क्या है 14 है, A4 और A5 हमने मालूम करने हैं। अगली 2 टर्म्स हमने मालूम करनी थी, A4 और A5। तो आपने पहले इसका डिफरेंस निकाल लेना है, क्योंकि टर्म टू टर्म रूल के अंदर डिफरेंस D आता है, तो लिहाजा बड़ी में से छोटी को माइनस कर लो। 8 में से 2 को माइनस किया तो 6 आ गया, अगर 14 में से 8 माइनस करते हो तो तभी 6 ही आता है। तो ये कन्फर्म हो गया कि डिफरेंस 6 ही आता है। तो आपने इसे D की जगह पर 6 लिख देना है, और
हमने क्योंकि A4 फाइंड करना है, पहले A4 फाइंड करना है, तो आप AN को A4 कह दोगे, तो AN को A4 कह दिया A4 फाइंड करने के लिए। और यहाँ पर जो A है वो ऐसे का ऐसे आएगा, N की जगह पर 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर N की जगह पर ये 4 लगा हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पर भी हमारे इस N की जगह पर 4 आ जाएगा, -1 साथ आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो ये A ऐसे का ऐसे लिख दोगे और 4 में से 1 निकालोगे तो 3 लिखोगे, +6 आ जाएगा। अब हमारे पास जो A4 है हमारे पास, A3 जो है हमारे पास वो 14 आया हुआ है, जहाँ पर हमने निकाला हुआ है वो पहले ही उसने खुद दिया हुआ था कि तीसरे नंबर पर 14 है, तो A3 = 14। तो A3 जो हमारे पास आया वो 14 आया, उसमें हमने 6 प्लस किया तो 20 आ गया। तो ये 20 हमें मिल गया, और पहले भी हमने ज़बानी भी 20 निकाल लिया था। अब नेक्स्ट देखो कि हमने A5 फाइंड करना है, तो A5 फाइंड करने के लिए फिर से हमने टर्म टू टर्म रूल वाला फार्मूला यूज़ करना है। डिफरेंस पहले वाला ही है, डिफरेंस 6 आएगा, वही जो हमने ऊपर निकाला था। और उसके बाद आपने AN की जगह पर अब A5 लिखना है, इधर भी AN की जगह पर A5 लिखना है, क्योंकि A5 हम ढूंढ रहे हैं। तो N क्योंकि N जहाँ पर 5 बन रहा है, ये N 5 बन रहा है, तो N 5 आ जाएगा, 5 में से 1 निकालेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। तो A4 बन गया, +6 आ गया। अब A4 का आंसर हमने अभी ढूंढा है, वो 20 आया। A4 का आंसर ये वाला 20 आया, तो 20 अब जहाँ पर पुट किया A4 की जगह पर, तो उसमें 6 प्लस होने से 26 बन गया। तो इस तरह से हमें सीक्वेंस मिल गया, जो 2, 8, 6, 14, 20, 26 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। लेकिन उसने कहा था कि 2 सिर्फ ढूंढ कर दिखाओ, A4 और A5, तो हमने A4 और A5 ढूंढ कर उसको दिखा दिए हैं। अब नेक्स्ट देखें, 1, 5 और 9 ये सीक्वेंस चल रहा है। 1 में 4 प्लस करें तो 5 आता है, 5 में 4 प्लस करें तो 9 आता है, 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, और इस तरह से सिलसिला चलता जाता है। हमें इसका पता तो वैसे ही चल चुका है, लेकिन हमने टर्म टू टर्म रूल का तरीका भी इस्तेमाल करना है। A1 = ये वाला 1 आ गया, A2 = ये 5 आ जाएगा, और A3 = 9 आ जाएगा। इस तरह से हम पहले इसको लिख लेंगे। बाद में A4 फाइंड करना है और A5 भी हमने फाइंड करना है। 2 रकमें हमने फाइंड करके दिखानी है। तो अब आप डिफरेंस निकालो पहले, क्योंकि टर्म टू टर्म रूल के फार्मूले में डिफरेंस D चाहिए, तो इस वजह से बड़े में से छोटे को माइनस किया, 5 में से 1 को माइनस किया, 4 आया। और दोबारा भी 9 में से 5 को माइनस करके देख लो, फिर से आपके पास 4 ही आता है। तो लिहाजा डिफरेंस की जगह पर हम 4 पुट कर देंगे, जब A4 फाइंड करना है तो आप AN की जगह पर A4 लिखोगे, और इधर भी AN की जगह पर A4 4 - 1 करना है। 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा, तो A3 बन जाएगा, +4 आएगा। A3 की वैल्यू पुट करेंगे 9 आएगी, क्योंकि A3 की वैल्यू यहाँ पर उसने 9 दी हुई है, तो उसने खुद भी हमें यहाँ पर बताई थी, तो लिहाजा वो हमने पुट कर दी। 9 में 4 प्लस किया तो 13 आ गया। तो हमारे पास A4 का आंसर 13 आया। फिर दोबारा AN -1 + D, फिर से फार्मूला लगाओ टर्म टू टर्म रूल का, और अगली वैल्यू फाइंड करो A5 वाली। तो AN की जगह पर अब A5 कर देंगे, और AN 5 - 1 बन जाएगा। 5 - 1 करेंगे तो आंसर 4 आएगा। A4 + D की वैल्यू हमारे पास वही 4 आ रही है, तो वो D की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट पे देखते हैं, यहाँ पर जब 4 वैल्यू पुट कर दी तो A4 जो था वो 13 हमारे पास आया था पीछे, तो 13 में +4 करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे सीक्वेंस बन गए 1, 5, 9, 13 और 17। ये हमने नए सीक्वेंस की रकमें फाइंड की हैं। अगला 7 देखें, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। हमने जो निशानदही किया गया है वो हमने रकम मालूम करनी है ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस की बाय पोजीशन टू टर्म रूल। जो नया तरीका हमने इस्तेमाल करना है वो पोजीशन टू टर्म रूल का तरीका इस्तेमाल करना है, और उसके ज़रिए से जिसकी तरफ इशारा किया गया है, ये A13 की तरफ इशारा कर रहा है। इंडिकेटेड का मतलब है इशारा करना, तो A13 की तरफ इशारा हो रहा है, तो A13 आप मालूम करके दिखाओ। तो ये उसने सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, इस सीक्वेंस की मदद से हमने A13 मालूम करना है। तो अब इस सीक्वेंस को आपने कैसे पोजीशन वाला फार्मूला बनाना है, तो पोजीशन वाला फार्मूला बनाने के लिए आपने एक इस तरह का टेबल ड्रा करना है। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, बस ज़रा सी दिमाग को हाजिर करके आप बनाओगे। तो पोजीशंस का मतलब ये होता है कि कितने नंबर पे कोई चीज़ आ रही है, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे
आपने पोजीशन में 1 2 3 4 लिख देना है। तो अब देखो कि डिफरेंस आप अगर इसका निकाल कर देखो 15 20 में 21 में से 15 निकालो तो आंसर क्या आता है 21 - 15 आंसर 6 आता है। तो डिफरेंस 6 आता है, हर दो का डिफरेंस 6 आता है। तो ये जो 6 डिफरेंस आ रहा है आपने उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 6 = 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 को तो फिर 12, फिर 3 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18, इस तरह 4 से मल्टीप्लाई करोगे 6 को तो 24। तो ये 6 टाइम टेबल बन जाएगा हमारा, क्योंकि 6 डिफरेंस आया था तो इस तरह से 6 टाइम हमने टेबल बना लिया। अब ये वाले जो नंबर आए हैं 6 12 18 24, ये वाले सारे हमारे नंबर यहाँ पर आ जाएंगे 6 12 18 24, और जो उसने नंबर दिए हुए हैं वो है 15 21 27 33। तो 15 21 27 33 आपने ये यहाँ पर लिख लेने हैं। इनके साथ आपने यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देना है। अब आपने देखना ये है कि 6 में क्या प्लस करें तो 15 आता है, तो 6 में 9 प्लस करें तो 15 आता है, लिहाजा 12 में भी 9 प्लस करें तो 21 आता है, 18 में भी 9 प्लस करें तो 27 आता है, और 24 में भी 9 प्लस करें तो 33 आता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि 15 में 9 प्लस करें तो 21 आता है, 21 में 9 प्लस 15 में 6 प्लस करें तो 27 आता है, वो जो डिफरेंस हमने निकाला हुआ था। तो इधर से हमने ये 6 + 9 15, फिर 12 + 9 21, 18 + 9 27। तो हमें ये पता चल चुका है कि हर बार आप जब 9 प्लस करते हो तो ये वाला हमारा ये जो सीक्वेंस है वो हमें मिलता चला जाता है। तो इधर से आप एक फार्मूला बना सकते हो, इसके +9 होने से हम फार्मूला बना सकते हो। तो वो फार्मूला हमने रूल ढूंढना है। तो वो कैसे ढूंढना है, तो अब इसका रूल ये बनेगा कि ये जो पोजीशन है मल्टीप्लाई पोजीशन बाय 6 के ये जो पोजीशन आए हैं उनको हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखें ना, ये पोजीशन लिखी, उसे मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 6 से। तो इस पोजीशन को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है। तो ये आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लाई पोजीशन बाय 6 के जो पोजीशन है उसको 6 से मल्टीप्लाई करो और फिर यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो ये क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिख दो, एंड देन ऐड, और फिर उसमें ऐड करो 9। ये मैंने 9 लिखा हुआ है, फिर उसमें ऐड 9 करो, यानी कि जब जो पोजीशन है उसको 6 से मल्टीप्लाई करो। तो पोजीशन को 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पहुँच गए, उसमें ऐड करो 9 ऐड करो तो क्या मिलता है हमें, हमारा सीक्वेंस मिलता है। ये जो सीक्वेंस है वो हमें मिल जाता है जो कि हमारे सवाल के अंदर दिया हुआ था, तब वो सीक्वेंस मिलता है। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन ले ली। ये जो हमने इन्फॉर्मेशन ली है उसको हमने फार्मूले की शक्ल में लिख देना है कि पोजीशन का मतलब है 1 2 3, क्योंकि पोजीशन 1 2 3 है तो उसे n कहा जाता है 1 2 3 को, मल्टीप्लाई बाय 6 क्योंकि हर बार हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लिहाजा n मल्टीप्लाई बाय 6 बन जाएगा। और क्योंकि उसमें ऐड हमेशा हम 9 ही कर रहे हैं तो +9 यहाँ पर लिख देंगे। तो लिहाजा हमारे पास फार्मूला क्या बना, n मल्टीप्लाई बाय 6 +9। तो 6 को जब n से मल्टीप्लाई करो 6n आ जाएगा, +9 आ जाएगा। और आप इसको जब फार्मूले की शक्ल में लिखोगे तो आप ऐसे बनाओगे an = 6n + 9। तो ये हमारा फार्मूला बन गया इसका। अब आपने क्योंकि a13 फाइंड आउट करना है तो लिहाजा an जो है वो a13 ही है। तो an को हमने a13 कर देना है, और इधर से ये 6 ऐसे आया, और n क्योंकि 13 है तो लिहाजा n की जगह पर आप 13 पुट कर दोगे, जैसे कि a के साथ 13 है, यानी कि n 13 हुआ तो यहाँ पर भी 13 आ जाएगा, +9 आ जाएगा। तो 6 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 78 आया, 78 में +9 किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 87। तो यूँ a13 का आंसर जो है वो 87 आ चुका है। यूँ हमारा सम सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 2 9 16 23 से आपने ढूंढना है 9 41। तो देखो 2 में 7 प्लस करें तो 9 आता है, 9 में 7 प्लस करें तो 16 आता है, 16 में 7 प्लस करें तो 23 आता है। तो इस तरह से इसका डिफरेंस जो है वो ये निकलता है। तो आपका हमने ढूंढना क्या है A41। तो A41 हमने ढूंढना है। अब हम डिफरेंस निकालते हैं। तो 9 में 2 प्लस करो, डिफरेंस 9 में 9 में से 2 माइनस करो तो डिफरेंस 7 आ जाता है। फिर दोबारा 16 में से 9 माइनस करके देख लो, 16 माइनस 9 करो तो फिर भी डिफरेंस 7 ही आता है। तो यहाँ से हमें डिफरेंस का तो पता चल गया। अब आप पोजीशन लिख लो। पोजीशन ये सारी 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 हमने पोजीशन लिख ली। तो दोबारा पोजीशन को यहाँ 1 2 3 लिख लो। अब क्योंकि डिफरेंस 7 निकला है तो 7 टाइम टेबल हमने बना लेना है। 7 टाइम मतलब ये है कि जो पोजीशंस हैं उनको 7 से मल्टीप्लाई करते जाना। तो 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28। तो हमने 7 वाला टेबल एक तरह का लिख लिया है 4 दफ़ा।
तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। अब ये जो टेबल आता है वो यहाँ पर लिखना होता है, और उसके बाद जो हमारा ये सीक्वेंस चल रहा था वो सीक्वेंस हमने यहाँ पर ऐसे लिख देना होता है। ये सीक्वेंस ऐसे यहाँ पर लिख दिया। अब देखना ये है कि 2 हमने लाना है इस 7 से, तो 7 से 2 लाने के, 2 छोटा है तो 7 से 2 लाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो 7 से माइनस का 5 करें तो आंसर 2 आता है, और 14 से माइनस का 5 करें तो आंसर 9 आता है, और 21 में से माइनस का 5 करें तो 16 आता है, और 28 में से माइनस का 5 करें तो 23 आता है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि हर बार हमें -5 करना पड़ रहा है। अब ये जो मालूमात हमें मिली है उससे हम अपना रूल बना सकते हैं कि हमारी जो पोजीशन है वो n होती है। पोजीशन को n कहा जाता है क्योंकि ये 1 2 3 4 क्या होते हैं, n होते हैं, और इसके साथ मल्टीप्लाई 7 हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया, और माइनस हमेशा 5 हो रहा है तो -5 करने से ये हमें सीक्वेंस अपना मिल रहा था। तो ये हमने इसका फार्मूला बना लिया। अब इसको 7 को n से मल्टीप्लाई किया, 7n -5 आ गया, उधर an लिख कर हमें फार्मूला मिल गया। फार्मूले के अंदर अब वैल्यू पुट कर दो। A41 हमने फाइंड करना है तो n की जगह 41 आ जाएगा, तो इधर भी n की जगह 41 ही आएगा। 7 को 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 287 आ जाएगा। 287 में से माइनस का 5 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 282। तो 7 को 41 से मल्टीप्लाई करना आप लोग को आता होगा, कैसे करेंगे, 41 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 1 7 7 7 4 28, तो ऐसे 287 हमारे पास आ गया। उसमें से माइनस किया ऊपर नीचे रख के, तो हमारे पास ये 282 आंसर आ गया। यूँ A41 का हमारे पास आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हमें ये कह रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर जो टर्म इंडिकेट की गई है वो ये है A6। आप फाइंड आउट करके दिखाओ। बहुत ईजी से सवाल है, फार्मूला हमने यूज़ करना है और हमारे पास आंसर आ जाना है। तो an जो है वो A6 है, क्योंकि ये जो लास्ट वाला होता है वो an होता है, वो A6 है सबसे बड़ा, और a क्या है, a पहले वाला, ये वाला जो है A5, तो a = A1। आप इसको a को A1 भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही ना, तो A1 भी आप इसे कह सकते हो। तो लिहाजा A5 जो है वो A1 है, और d डिफरेंस भी उसने दिया हुआ है, और n हमें यहाँ से n का पता चल रहा है कि n जो है वो हमारा ये 6 है, तो 6 आएगा हमारा, n इधर 6 आ जाता है। इस n ने इस 6 की तरफ हमें इशारा दिया हुआ है, क्योंकि ये a के साथ n है, इधर a के साथ 6 है, तो लिहाजा यहाँ से हमें 6 का पता चल रहा है। तो अब हमने जनरल फार्मूला लिखना है, an = A1 + n - d -1 × d। तो d की जगह पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये 3d की जगह पुट कर दी, n की जगह पर ये हमारा 6 आया हुआ था तो n की जगह पर हमने 6 लिख दिया, और इधर A1 हमारा 5 था, उसने दिया हुआ A5, A1 हो या A हो, A की बात है, 5 आ गया, और इधर भी n की जगह हमने 6 लिख देना, तो A6 हमने फाइंड करना था इसलिए लिख दिया। अब 5 ये वैल्यू सारी पुट होगी, 6 में से 1 निकालोगे तो 5 आ जाएगा, तो ये 5 आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 आएगा, 15 में 5 प्लस करेंगे आपस में तो ये 20 आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा हमारे A6 का आंसर 20 आ चुका है। यूँ ये इंडिकेटेड जो टर्म थी, जो ज़ाहिर की गई टर्म थी, वो हमने मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें देखें कि A जो है वो 12 है, या A1 12 हो गया, D 2 है, और A5 हमने मालूम करनी है। तो A या A1 = 12 है, और an हमने मालूम करना है। तो an जो है वो A5 के बराबर है, तो n जो है यहाँ से निकला 5, n = 5। सारी वैल्यू पुट कर दो। d की जगह पर क्या आएगा, 2 है तो 2 पुट कर देंगे, n की जगह पर क्या आएगा 5, n की जगह पर 5 लिख देंगे, -1 आ जाएगा, और A1 की जगह पर ये 12 है तो 12 लिख देंगे, इधर से हमें आया हुआ है, और A5 an की जगह A5 आ गया। यूँ हमारी वैल्यूज़ पुट हो गई। अब 12 वैसे आएगा, 5 में से 1 निकाला 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, 8 में 12 प्लस किया तो 20 आया। यूँ हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट टर्म सम देखते हैं, तो नेक्स्ट सम के अंदर A5 है, D5 है, A10 हमने मालूम करना है। an = A10 है, तो n यहाँ पर 10 हो गया, और A = A1 और सेम है वो 5 आ जाता है। तो डिफरेंस उसने हमें दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, तो डिफरेंस की जगह पर आप ये D = 5 लिख दोगे, और n-1 n कितना है वो 10 हमने ढूंढ लिया, तो 10 - 1 आ गया, और इधर से A1 जो है वो ये वाला ही है, A1 = 5, तो 5 हमने A1 की जगह पर लिख दिया, और an जो है वो A10 था, वो हमने an = A10 किया हुआ है, तो वो A10 हमारे पास आ चुका है। अब आप क्या करोगे कि 5 ऐसे आएगा, 10 में से 1 निकाला 9 आया, 9 5 45 आया, 45 में आप 5 प्लस करो तो 50 आ जाएगा। यूँ हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो
ये हमारे पास इसने सारी वैल्यू दी हुई हैं। ए 9 दिया हुआ है, ए इक्वल टू 9, डी 3 है और ए 15 हमने फाइंड करना है। तो लिहाजा ए एन आप 15 कर दोगे, एन इज इक्वल टू ए 15 और एन यहाँ पर 15 के बराबर आ गया और ए इज इक्वल टू ए 1 इज इक्वल टू 5, तो वो हमारा ये वाला 9 आना है, सॉरी यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए 1 लिखा हुआ है और वो 5 की, इसकी वैल्यू 5 है। तो ए 1 इज इक्वल टू 5 आपने पुट करना है, तो आप वैल्यू पुट कर दो। ए एन की जगह पर 15 हम लिखेंगे, ए एन ए 15 बन जाएगा और एन की जगह पर ए 1 जो है वो हमारा क्या है 5 है, तो ए 1 की जगह 5 आ गया और एन 15 आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 15 लिखा, ये भी 15 -1 यहाँ भी भाई मैंने लिखा हुआ है एन इज इक्वल टू 15, तो उससे भी पता चल जाता है 15 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 14। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 ज़ा 12, 2 आया, 1 कैरी और 3 1 ज़ा 3 और 1 4, तो 42 आता है। जब 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें 42 आया, 42 में 5 प्लस करें तो 47 आया। यूँ हमारा ए 15 इज इक्वल टू 47 फाइनल आंसर आ गया। तो अब हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस था जिसमें देखें सारे सीक्वेंस प्लस माइनस के ज़रिए से हमें मिले हैं। तो प्लस माइनस के ज़रिए से जो सीक्वेंस बन रहे होते हैं उनको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं और अगले ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फिर अगले एक्सरसाइज में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।